नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री फोरम के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। महान मुगल सम्राट अकबर, धर्मनिरपेक्ष सहिष्णु अकबर, भारत का सबसे महान सेकुलर सम्राट। हम यह बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इसे मानते भी आ रहे हैं। दुर्भाग्य से अब यह सत्य ही माने जाने लगा है। लेकिन क्या वाकई में अकबर एक सहिष्णु धर्मनिरपेक्ष सम्राट था, या फिर मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा स्थापित एक झूठ? मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ऐतिहासिक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जिससे शायद अकबर के प्रति आपकी धर्मनिरपेक्ष सोच वाली छवि बदल सके। आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। वैसे अकबर की धर्मनिरपेक्ष सहिष्णु सम्राट वाली छवि को चोट पहुंचाने वाली इतिहास में बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन मैंने इस लेक्चर में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया है जिनकी विश्वसनीयता पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। दोस्तों एक घटना है पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 की, जिसमें अकबर का युद्ध हिंदू राजा हेमचंद से हुई थी, जिसे हम सब हेमू नाम से जानते हैं। क्या महान राजा थे दोस्तों हेमू। रोंगटे खड़ी कर देने इनकी कहानी है। इनके व्यक्तित्व पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको इनकी बायोग्राफी जाननी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों इस पेंटिंग को गौर से देखिए। ये पेंटिंग आपको अकबरनामा में मिल जाएगी। अकबरनामा आप जानते हैं अबू फजल की लिखी हुई बुक है, जो अकबर के ही दरबारी थे। और जो हेमू की दुर्भाग्यपूर्ण जो मृत्यु हो जाती है, बहुत ही अनलकी साबित होते हैं हेमू। उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु के पश्चात उनके सैनिकों, उनके हिंदू सैनिकों का जो मृतक शरीर थे, उनके जो सर हैं, उनके सरों को काट करके एक पिरामिड बनाया गया। उस पिरामिड को देखो बनाया जा रहा है। इस पेंटिंग आप देख सकते हो। और ये सेकंड पानीपत की युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। ये इसमें पिरामिड उनके सर का बनाया गया है। जैसे उस समय के जो समकालीन इतिहासकार थे, वो इन हिंदू सैनिकों को हिंदू काफिर के नाम से जानते थे, उसी नाम से संदर्भित करते थे। और ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों हेमू की सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे। फिर भी मुगल इतिहास ने इस लड़ाई को अपने काफिर हिंदू प्रतिद्वंदी हेमू के खिलाफ अकबर के जिहाद के रूप में ही दिखाया है। जिसका मतलब सिर्फ ये निकल रहा है दोस्तों कि अकबर ने हेमू के मुस्लिम सैनिकों को बख्श दिया था, और जो हिंदू सैनिक थे उनके सरों का काट करके इस तरह का पिरामिड बनाया। दोस्तों अकबर का जो एक कमांडर था बैराम खान, उसने अकबर को एडवाइस दी गाजी बनने के लिए। गाजी कैसे बनने के लिए? उसने अकबर से कहा कि आप हेमू को खुद ही मारिए। जैसे हेमू जब युद्ध में परास्त हो गया था तो वो जिंदा ही पकड़ा गया था, वो काफ़ी बुरी स्थिति में घायल था। तो उसे मारने का जो एडवाइस थी वो बैराम खान ने अकबर को दी, और अकबर से कहा कि आप इसे मार के गाजी बन जाइए। दोस्तों ये गाजी क्या होता है? जब कोई मुस्लिम काफिरों को, यानी काफिर मतलब यहाँ नॉन मुस्लिम हो गए, जब कोई मुस्लिम या इस्लाम धर्म को मानने वाला काफिरों की हत्या करता है, तो उस हत्या, जो युद्ध होता है उस हत्या में अगर वो मर जाता है, वो मुस्लिम काफिरों से युद्ध में, काफिरों से लड़ाई में, तो उसे हम शहीद बोलते हैं, उसे हम शहीद बोलेंगे। लेकिन अगर वो जीवित रह जाता है तो वो गाजी बन जाता है। तो वो अगर जीवित रह के गाजी बन जाता है, गाजी एक उपाधि हो जाती है और शहीद भी एक उपाधि हो गई। इसलिए दोस्तों जो हमारे बॉर्डर पे जवान मरते हैं उनको शहीद नहीं बोलना चाहिए, ये उनका अपमान नहीं होता है। और इस तरह से अकबर यहाँ पे गाजी बन जाते हैं बैराम खान की एडवाइस। दोस्तों एक इंसिडेंट 1567 में होता है, जब कुरुक्षेत्र में कुछ सन्यासों का एक गुट एक पवित्र स्थान पे स्नान कर रहा होता है। तब एक दूसरा गुट भी उस स्थान पर आ जाता है। दूसरा गुट भी दोस्तों सन्यासियों का एक गुट होता है। तब उनके बीच में स्नान की जगह को लेकर के कुछ विवाद हो जाता है, और इस विवाद को देखते हुए अकबर ने एक गुट का साथ दे देता है और दूसरे गुट के जो सन्यासी होती है उनकी पूरी तरीके से निर्मम हत्या करा देता है। ये एक इंसिडेंट 1567 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों तबाकते अकबरी जो है उसमें अकबर के इस अजीब से व्यवहार को बताया गया। तो इसमें इस रिपोर्ट में रिपोर्ट करी गई है तबाकते अकबरी में, कि जो अकबर ने एक वहाँ पे लाइन बोलता है कि हर तरफ स्वाद खुस्ता सुदे इस्लाम मस्त। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? विच एवर साइड में बी स्लेन, इस्लाम इज दी गेनर। मतलब किसी भी पक्ष की अगर हानि होती है, किसी भी पक्ष की अगर वध होता है, तो उसमें इस्लाम का ही लाभ होगा। तो ये अकबर के कहा हुआ वचन है दोस्तों।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मेंटेलिटी क्या होती है इस समय अकबर की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोनी की में आपको मिल जाएगी। बोनी सीवेड एक राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें आपको ये सब सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। और बाकी ये पेंटिंग हम देख चुके हैं, अकबरनामा में ये पेंटिंग पूरी दी हुई है। यहाँ पेंटिंग में आप देखा जाता है स्नान करते हुए सन्यासी हैं ये। और इनके जो इसके मुग़ल के आर्मी है वो देखिए कैसे इनका वध कर रही है। ये एक मिनिएचर आपको अकबरनामा में मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों अकबर के जिहाद की एक बहुत बड़ी घटना हमारे सामने आती है 1568 में, जब वो चित्तौड़ के किले पे हमला करता है। ये इंसिडेंट इतनी बड़ी इंसिडेंट है दोस्तों कि अकबर के जो सॉकल्ड सेकुलर छवि है उस पर ये बहुत बड़ी चोट पहुंचाती है। आइए हम इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों कभी कभी एक तस्वीर 1000 शब्दों से अधिक बोलती है। यह आप चित्र देख सकते हो, यह 1590 में भारत के मैप को दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस चित्र में कि उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों ने विजय प्राप्त कर रखी है, लेकिन मैप में मेवाड़ के आसपास आप ये सैफरन कलर के एक थोड़े बिंदु देख सकते हो। ये है दोस्तों महाराणा प्रताप के अधीन मेवाड़ का स्वतंत्र हिंदू राज, जिसने मुगल साम्राज्य के आगे कभी घुटने नहीं टेके। लेकिन अकबर ने 1568 के हमले ने चित्तौड़ के किले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अकबर के फतहनामा में अकबर के हमले का कारण यह बताया गया था कि मेवाड़ के जो हिंदू काफिर शासक हैं उसने मुगल शासन के तहत इस्लाम की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की थी। चित्तौड़ किले के विजय के बाद अकबर ने जो निर्मम हत्या करना यानी जो कत्लेआम का निर्देश है वो अपने सैनिकों को दे दिया और सभी हिंदू मंदिर तोड़ने का भी आदेश दिया था। तभी महाराणा प्रताप का जो दूसरा पूरा परिवार था, जिसमें उनकी मौसी और भतीजी सहित सभी ने जौहर कर लिया था। आप तो जौहर जानते हो कि अपने आप को आग में पूरी तरीके से झोंक देना। तो इस नरसंहार में करीबन 30,000 जो समान नागरिकों की हत्या कर दी गई थी मुगल से सैनिकों द्वारा। दोस्तों अकबर ने इस युद्ध को जिहाद बताया और इस नरसंहार को अपने फतहनामा में इस्लाम की महान जीत के रूप में महिमा मंडित भी किया। ये आपको करेक्टर शो करता है कि कैसा करेक्टर था अकबर का। तो हमें अब अकबर को सेकुलर बोलने के पहले 2 बार तो सोचना ही चाहिए दोस्तों। कोट अनकोट महान अकबर का 5,000 औरतों वाला हरेम फतेहपुर सीकरी में था दोस्तों। यह हरेम बेसिकली है क्या? इस्लाम में औरतों की रहने की जगह, औरतों के एक समूह के रहने की जगह को हम हरेम बोलते हैं। इस हरेम में दोस्तों हिजड़ों की एक टुकड़ी, हिजड़े जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों का एक समूह था, वो इस हरेम में औरतों पर नज़र रखता था और हरेम में जो अकबर के अलावा और कोई भी मर्द का प्रवेश वर्जित था। अकबर के हर विजय के बाद हरेम में औरतों की संख्या बढ़ जाती थी। मेवाड़ को छोड़कर हर क्षेत्र के राजपूत राजकुमारियों से अकबर ने विवाह किया था। आप मेवाड़ जानते हैं भैया, वहाँ की औरतों ने जौहर कर लिया और वहाँ के राजा हमारे महाराणा प्रताप जी थे। तो इस वजह से मेवाड़ के राजकुमारियों से विवाह वो अकबर नहीं कर पाया। बॉलीवुड और हमारे इतिहास की पुस्तकों ने अकबर की स्टोरी को दोस्तों बहुत ही रोमांटिसाइज करके दिखाया है। वो चाहे मूवीज़ हो जाए, चाहे जोधा अकबर हमने मूवी देखी है, मुगले आजम या टीवी सीरियल्स हो गए कई, उसमें इतना रोमांटिसाइज करके इतना महान कैरेक्टर अकबर को दिखाया जाता है। परंतु आपको जानकर ये आश्चर्य होगा दोस्तों कि अकबर की 300 से ज़्यादा पत्नियाँ थी। अकबर की 300 से ज़्यादा पत्नियाँ थी और बाकी उसमें थी नाचने वाली लड़कियाँ, रखेले और सेक्स स्लेव भी थी। हालांकि इनकी पत्नियों और रखेलियों के बीच कहीं भी दोस्तों जोधाबाई कैरेक्टर का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब क्या है? जोधाबाई जो आप टीवी इस मूवी में देखते हो वो एक फैंटेसी, एक हवा में बनाया हुआ कैरेक्टर है। वो इसका कभी हिस्ट्री के बुक्स में उस समय के जो कंटेम्प्रेरी समकालीन इतिहासकार हैं वो कभी जोधाबाई के उल्लेख उनकी बुकों में है ही नहीं। दोस्तों अकबर का बेटा जो था जिसका नाम था जहांगीर, उसने एक हिंदू राजपूत लड़की से शादी करी थी जिसका नाम था जगत गोसेन। और ये जगत जो थी वो जोधपुर की थी। इस वजह से ये इतिहास में ऐसा हो सकता है कि इसे ही जोधाबाई बुलाया जाता हो। लेकिन इस जोधाबाई का अकबर से क्या मतलब? भाई अकबर की तो ये बहू थी, तो इससे अकबर की से क्या मतलब? तो ये और बाद में जोधाबाई जो है, सो कॉल्ड जोधाबाई, ये जगत गोसेन जो है वो कन्वर्ट कर जाती है इस्लाम में और उसका नाम हो जाता है ताज बीबी बिल्किस।
और इसके मरने के बाद, ये जो ताज बीबी बिल्किस है, इसके मरने के बाद पूरी मुस्लिम रीति रिवाजों से इसका जो ग्रेव है यानी कब्र, वो सुहागपुर आगरा में दफनाया गया था। और ये जो रोमांटिसाइज जोधा अकबर की कहानी है दोस्तों, ये सबसे पहले आई कहाँ? सबसे पहले दोस्तों आई थी 1820 में। एक ब्रिटिश राइटर हुए थे जेम्स टोड। जेम्स टोड जो दोस्तों जाने जाते हैं फैंटेसी करेक्टर बनाने के लिए। इन्होंने पूरे जीवन अपने फैंटेसी करेक्टर बनाए और मुगलों के प्रति भी इन्होंने कई फैंटेसी करेक्टर बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि एक तरफा इन्होंने सिर्फ मुगलों के लिए बनाए हैं। ये जैसे कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जिनका सोर्स नहीं मिलता हमें कहीं। और एक इंसिडेंट था चित्तौड़ में, जो मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ पे एक जेम्स टोड ने अपनी एक बुक में लिखा है कि जब यहाँ राजपूत ब्राह्मण मारे गए थे तो उनके जने को उसने तुलवाया था अकबर ने, और देखा था कि इसका वजन कितना रहता है। वो वजन लगभग 500 किलो के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। तो 500 किलो के आसपास था। उसने मारे गए लोगों के जनेऊ को भी तुलवाया था। जनेऊ आप जानते हैं दोस्तों, यज्ञोपवीत जनेऊ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं जेम्स टोड की मुगलों की तारीफ वाली बात को ही नहीं मानता, मैं उधर भी चाहता था वो भी बात मैं रख सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं रखना समझा। और ये जो डॉक्टर एस.एम. अजीजुद्दीन हुसैन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से हैं दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज, आप जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। तो ये बोलते हैं कि द ऑफिशियल हिस्ट्रीज ऑफ अकबर वर रिटन इन पर्शियन। जो अकबर की जो राइटिंग है सब पर्शियंस में है, और उनमें कहीं भी क्वीन जोधा बाई का विवरण नहीं पाया गया है। उनके बारे में कोई भी एक भी एविडेंस नहीं मिला है। तो कोई भी हिस्ट्री में दोस्तों जोधा बाई का एविडेंस नहीं है। तो ये जोधा बाई एक पूरी पूरी फैंटेसी करेक्टर ही है। इसे आज से आप भी मानना बंद करें। इसी रोमांटिसाइज जो बॉलीवुड ने हमारी माइंड मेकअप कर रखी है, आप उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों बहुत ही बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लास्ट में आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी करेक्टर, सिर्फ अकबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी की दूसरे के कहने पर आप उनकी उसके प्रति अपनी इमेज मत बनाइए, बल्कि अपने खुद की सोचिए। आप उसके बारे में खुद पढ़िए कि क्या वाकई में वो करेक्टर ऐसा था। दोस्तों हमारी दुखद बात है कि हमारे इतिहास में इस तरह की बहुत चीज़ें हुई हैं। किसी को विलन बना दिया गया है, किसी को हीरो बना दिया गया है, परंतु हमें अपने दिमाग से सोचना है और हमें सही फैक्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज से अकबर को गाली देना चालू कर दो, लेकिन कम से कम उसे महान और सेकुलर कहने से पहले इस फैक्ट पे तो गौर करना शुरू कर दो। मैंने यहाँ सारे आपको मैंने कोशिश करी इस पूरे लेक्चर में आपको अच्छे सोर्स दूँ, और मैं बिना सोर्स के मैंने कोई बात रखी भी नहीं अपनी। और दोस्तों बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करता हुआ आपको मिलूंगा। और आप मुझे कमेंट करके कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, या कोई मुझे फैक्चुअल करेक्ट भी करना चाहे तो बिल्कुल करें, मैं उसका स्वागत ही करूंगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद दोस्तों।